आपका इसी भारतीय राजनीति और सरकार का जो दूसरे यूनिट है, इसमें हम ये बात करते हैं कि राज्य निर्माण, रियासतें और इसके साथ साथ भाषाई आधार पर उनका पुनर्गठन, यानी राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी रियासत थी और किस प्रकार भाषा के आधार पर यहाँ पर नीतियां कह सकते हैं चलाई गई थी और राज्य बनाए गए थे, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है, देशी रियासतों के विलय के संबंध के बारे में बताइए। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, भारत में नए राज्य का गठन किस प्रकार होता था, इसका उल्लेख कीजिए। और एक और तीसरा प्रश्न है जिसे कहते हैं भारत में भाषा के आधार पर राज्य की मांग को लेकर जो कुछ भी बताया गया है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, सीधा ये आंसर लिख के आना है। सबसे पहला उत्तर, स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत में बहुत सारे रजवाड़े थे, 565 रियासतें थी। उन सारी रियासत जो रजवाड़े थे उनको एकजुट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और उनको एकजुट करने में हमने बहुत सारी नीतियों की कोशिश की और इसीलिए हम उन सारी चीजों के बारे में क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है और उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, यानी किस प्रकार इन रियासतों का विलय हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देशी रियासतों का विलय। अब हमारे देश में आज भी कहते हैं बहुत सारे राज्य बनाए गए, जैसे कि भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो किसके आधार पर बनाए गए, भाषा के आधार पर बनाए गए। अब बात करते हैं देशी रियासतों का विलय, यानी इतिहास की प्रक्रिया में साफ तौर पे बताया गया कि ये जितने भी रियासत थे, रजवाड़े थे, इनको जोड़ने की कोशिश की गई। इनको जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, कुछ को तो हमने आसानी से जोड़ लिया था, लेकिन 4 ऐसी रियासत थी जिन्हें जोड़ने में दिक्कत आई थी, कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद। इनमें से कुछ रियासतों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। पृष्ठभूमि, आजादी के बाद भारत में देखा जाए तो 565 रियासतें थी। इनको जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। विलय की प्रक्रिया, किसी भी राज्य को अगर अपने क्षेत्र में जोड़ना होता था तो उसे कुछ प्रक्रिया थी। पहला है विलय पत्र। सबसे पहले विलय पत्र उस रियासत के सामने ले जाया जाएगा और साफ तौर पर बोला जाएगा कि आपको इस पत्र पर क्या करना है, आपको इस पत्र पर साइन करने हैं। नंबर 2 जिसे कहते हैं विलय की शर्तें। अगर आप भारत के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको कुछ शर्तों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। नंबर 3 जिसे कहते हैं विलय की प्रक्रिया। विलय की प्रक्रिया यानी जब आप उस पर साइन कर दोगे तो साइन करने के बाद आपको भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया थी विलय की प्रक्रिया। ये आपके इन्हीं पॉइंट्स में आने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जूनागढ़ रियासत का विलय। जूनागढ़ रियासत जो थी उसका विलय किस प्रकार हुआ। सन 1194 ईस्वी में जूनागढ़ रियासत की शुरुआत हुई थी और उस समय पर यहाँ पर कह सकते हैं बहुत सारे राजाओं ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन आजादी के टाइम पर यहाँ का जो शासक था वो मुसलमान शासक था जिसका नाम था महावत खान। इस महावत खान ने अपने क्षेत्र को पाकिस्तान से जोड़ने की क्या की थी, कोशिश की थी। तो उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, ध्यान से सुनना। तो विलय की प्रक्रिया हुआ क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महावत खान को यह बोला कि आप हमारे क्षेत्र के साथ मिल जाओ क्योंकि आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं और हम पाकिस्तान को बहुत बड़ा कर लेंगे। परंतु जो जूनागढ़ रियासत की आवाम थी, आवाम मतलब जनता, वो सारी की सारी जो जनता थी वो हिंदू थी। इस कारण हुआ क्या कि भारतीय सरकार ने जूनागढ़ रियासत में मतदान करवाया, अर्थात जितनी जनता पाकिस्तान में जाकर रहना चाहती है या जनता भारत में रहना चाहती है, तो जो ज्यादा वोट आते थे उसके आधार पर क्या कर लिया जाता, उसे जोड़ लिया जाता। तो उस टाइम पर जब वोटिंग हुई तो वोटिंग होने के साथ क्या हुआ, हमें यह पता चला कि 98% लोगों ने क्या किया, भारत में रहने का फैसला लिया और महावत खान को मजबूरी में क्या करना पड़ा, भारत के साथ जुड़ना पड़ा क्योंकि वो अपना राजमहल अपना सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता था। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत सरकार की भूमिका, भारत सरकार ने यही किया, उनको जोड़ने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला कि आप अपनी जनता को, आपकी जनता यहीं रहना चाहती है तो आप भी यहीं रहो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कश्मीर रियासत का विलय। कश्मीर जो है 1947 में आजाद हुआ था हमारे साथ साथ और उसी समय पर उसने अलग होने की मांग कर दी थी। उसी टाइम पर उसने ये मांग की कि हमें एक अलग राष्ट्र बनाना है। पाकिस्तान तो अलग बन चुका था, भारत भी अलग हो चुका था,
कश्मीर की रियासत में जो कह सकते हैं वहां का जो राजा था हरि सिंह, उसने क्या किया, अपने क्षेत्र को अलग करने की मांग की। उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो साफ तौर पे ये बताया गया कि हरि सिंह जो था उसने अपने क्षेत्र को अलग कर दिया, भारत सरकार ने भी उन्हें मंजूरी दे दी थी। परंतु कुछ समय बाद ही क्या हुआ, पाकिस्तान ने उनके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमला किया तो हमला करने के बाद हुआ ये कि जो राजा हरि सिंह था उसने भारतीय सरकार के सामने हाथ फैलाए कि मेरी मदद करो और हमारी आवाम को, हमारी जनता को बचाने का क्या करो, प्रयास करो। उसी समय पर हमारे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उन्हें विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया और उनसे साइन करवाने के पश्चात हमने कश्मीर रियासत को अपने साथ क्या किया, जोड़ा। ये मुद्दा काफी लंबे समय तक चला रहा। पाकिस्तान ने क्या किया, उसी टाइम पर जब हमला किया था तो कश्मीर के कुछ इलाके जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, तो उस इलाके पर पाकिस्तान का आज भी कब्जा है और पाकिस्तान ये कहता है कश्मीर हमारा है, परंतु कश्मीर का जो बहुत सारा हिस्सा है वो किसके पास है, भारत के पास है। परंतु 45% से जो ज्यादा हिस्सा है वो किसने उस टाइम पर अधिकृत कर लिया था, पाकिस्तान ने। इस वजह से यहाँ ये देखा जाता है कि कश्मीर की रियासत का मुद्दा काफी लंबे समय से चला आ रहा है, परंतु भारत सरकार ने सन 2019 में कश्मीर को भारत सरकार में पूर्ण रूप से विलय कर लिया है और उसे राज्य के दर्जे से हटाकर एक यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इसके बारे में भी हमने क्या किया, पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 370 के तहत ही क्या किया, इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, हमने इसे जोड़ तो लिया था अपने साथ, लेकिन इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, यानी वहां जाके कोई बस नहीं सकता, वहां जाके कोई कह सकते हैं रह नहीं सकता। ठीक है, इसके साथ साथ वो वहां उनका संविधान अलग होगा, वहां का प्रधानमंत्री अलग होगा, वहां के नियम अलग होंगे, तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई थी। लेकिन सन 2019 में आर्टिकल 370 को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और कश्मीर को भारत के साथ क्या कर लिया गया है, जोड़ लिया गया है। नेक्स्ट, अब तीसरी रियासत के बारे में बात करते हैं, हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद जो है वो आपके तेलंगाना क्षेत्र अर्थात जिसे आज तेलंगाना कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उस टाइम पर वहां का जो राजा था जिसका नाम था निजाम ने क्या किया, हमारे से अलग होकर अलग क्षेत्र होने की मांग की और उस अलग क्षेत्र में उसने क्या किया, अपनी सेना खड़ी कर दी, लोगों को अपने अधीन कर रखा था। परंतु हमने, भारत सरकार ने उस पर फोर्स डाला, मतलब उस पर दबाव डाला बहुत ज्यादा कि आप आओ हमारे साथ, जुड़ जाओ, हमारे साथ मिलो। परंतु निजाम ने हमारे साथ जुड़ने की क्या की, निजाम ने हमारे साथ जुड़ने में रजामंदी क्या कर दी, नकार दी। इस कारण भारत सरकार ने उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया। परंतु हुआ ये कि निजाम ने भारतीय जनता के ऊपर, यानी निजाम ने हैदराबाद की जनता के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने अपनी सेना भेज दी, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनसे जबरदस्ती कर वसूला जा रहा है। तो भारत सरकार ने इसके खिलाफ कार्यवाही की और भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी और सेना भेजने के बाद सारे के सारे निजाम की सेना को संपूर्ण रूप से समाप्त किया और निजाम को अपने साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया। ये एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसे भारत में जोड़ने में काफी मुश्किलों का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था, परंतु फिर भी हमने इसे पूर्ण रूप से क्या कर लिया, भारत के अंतर्गत जोड़ लिया। इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सन 1948 में हैदराबाद की रियासत को पूर्ण रूप से भारत में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सन 1953 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस टाइम पर यह किया गया था कि इसका कार्य क्या होता है, राज्य की सीमा को बड़ा करना, राज्य की सीमा को छोटा करना, एक राज्य को तोड़कर दो राज्य में बनाना, या फिर दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य में बनाना, या दो से अधिक राज्यों को जोड़कर एक राज्य में बनाना, या फिर एक राज्य को तोड़कर कई सारे राज्यों में बांटना, राज्य का नाम परिवर्तन करना। ये सारे किसके कार्य हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला, राज्य के पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करना। सारे के सारे जो लोग होते हैं वो राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले सिफारिश करते हैं कि हमें एक राज्य का पुनर्गठन करना है, इसको दोबारा से बनाना है, ये चीज की मांग करते हैं और इसी आधार पर राज्य को पुनर्गठित किया जा सकता है। भारत में राज्य, जो लास्ट राज्य जो निर्मित किया गया है वो आंध्र प्रदेश से ही तोड़कर बनाया गया है, जिसे तेलंगाना के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अर्थात साफ तौर पे यहाँ पे ये बताया गया है कि राज्य में भाषा के आधार पे और संस्कृति के आधार पे राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा।
और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको थोड़ा डीपली बताऊंगा, लेकिन अगर किसी क्षेत्र को हमें बांटना है तो भाषा के आधार पर बांट लो या संस्कृति के आधार पर बांट लो, तो इसी आधार पर क्या किया जाएगा, राज्य को पुनर्गठित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, राज्य के बीच सीमा विवाद का समाधान। अर्थात मान के चलो अगर कई सारे राज्यों के बीच में सीमा को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो इसलिए सीमा विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य पुनर्गठन आयोग की होती है। नेक्स्ट है राज्य के प्रशासनिक पुनर्गठन की सिफारिशें करना, मतलब कि राज्य तो निर्मित हो गया लेकिन उसका प्रशासन भी तो बनाया जाएगा, यानी वहां पे पुलिस वाले कितने होंगे, लोग कैसे होंगे, कौन सी नीतियां चलाई जाएगी, तो इन सब के बारे में इसमें क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। अब बात करते हैं इसके साथ साथ राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें। उस समय पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया था, गठन किया गया था। उन्होंने सिफारिशें रखी, 16 राज्य बनाए गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नंबर 2 है भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन, यानी कि जो भी राज्य बनाया जा रहा है वो भाषा के आधार पर क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। नंबर 3 राज्यों के बीच सीमा विवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना, राज्यों के बीच में जो भी कह सकते हैं सीमा विवाद था उसे पूर्ण रूप से क्या किया गया, खत्म किया गया। किसने किया, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के गठन के बारे में। तो हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर आंध्र प्रदेश की जनता ने आंदोलन करने शुरू कर दिए कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य दो, अलग राज्य दो, अलग राज्य दो, क्योंकि तमिलनाडु से अलग होना था उन्हें। और इस आधार पर क्या हुआ, उसी के जो सर्वोपरि नेता थे उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने क्या किया, पूरी पूरी जनता को इकट्ठा किया और अनशन कर दिया। अनशन करने के बाद 56 दिन तक वो अनशन करते रहे, लेकिन 56वें दिन क्या हो गई, उन्होंने भूख हड़ताल पे जब वो थे तो इस कारण क्या हो गई, उनकी मौत हो गई। और इस कारण भारतीय सरकार ने 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य पुनर्गठित किया, जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के गठन का महत्व इस प्रकार है। सबसे पहला भाषा और सांस्कृतिक पहचान की मान्यता, यानी वहां रहने वाले जितने भी लोग थे उन्हें भाषा के आधार पर चुन लिया गया। नंबर 2 है जिसे कहते हैं प्रशासनिक सुविधा, यानी वहां के लोगों को क्या प्रोवाइड की गई, सुविधाएं प्रोवाइड की गई, उनको अच्छी फैसिलिटीज दी गई। नंबर 3 है राजनीतिक स्थिरता, राजनीति को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश का पूर्ण रूप से गठन किया। ये अब भारतीय राजनीति और सरकार के इकाई 3 की तरफ चलते हैं। इसमें 3 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट है केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थान, अर्थात साफ तौर पे इसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री कौन होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, इसे कैसे नियुक्त किया जाता है, या फिर इसकी क्या भूमिका होती है, क्या ये देश को चलाने में सक्षम होता है नहीं होता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री की परिभाषा और नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत ज्यादा आता है ये भी प्रश्न, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री जो हमारी केंद्र सरकार का मुखिया होता है और केंद्र सरकार में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, इसके बारे में हमें पूरी की पूरी क्या करनी है, जानकारी देनी है। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और यदि अगर सरकार गिर जाती है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। एक एक करके इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ योग्यता है, नागरिकता, अर्थात जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होगा, तभी जाकर वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा पाएगा, और उसे भारत की नागरिकता मिली होगी तभी जाकर वो क्या कर सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है और प्रधानमंत्री बनने योग्य अपनी भूमिका दर्ज कर सकता है। नंबर 2 है सदस्यता, भारत के अंतर्गत उसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में सदस्यता मिली होनी चाहिए, तभी जाकर वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अर्थात अगर वो लोकसभा में जीत के आता है तो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, और अगर राज्यसभा में जीत के आता है तो भी वो प्रधानमंत्री बनने योग्य है। तो उसे क्या मिलनी चाहिए, उसके पास सदस्यता होनी चाहिए। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आयु। अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है और अगर वो लोकसभा से जीत कर आता है तो उसकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। नंबर 4 है सरकारी पद, अर्थात यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे अपने पुराने सरकारी पद का इस्तीफा देना पड़ेगा, और तभी जाकर वो भारत के प्रधानमंत्री बनने योग्य है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सदस्यता, अर्थात भारत में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे या तो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है।
लोकसभा में उसे जो कह सकते हैं सदस्य होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो देश के सरकार के जो केंद्र सरकार के जो चुनाव होते हैं उसके जितने भी सदस्य होते हैं सब लोकसभा में बैठते हैं और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु जो है वो 25 वर्ष होनी जरूरी है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अगला है इसी के साथ साथ जिसे कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा में यदि आप क्या बनना चाहते हो, राज्यसभा के माध्यम से अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हो। इसीलिए हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि भारत का अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना या तो उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आयु। वही चीजें मैंने आपको बता दी है, अगर वो लोकसभा से खड़ा हो रहा है चुनाव में तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर वो राज्यसभा के लिए खड़ा हो रहा है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी पद। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे अपने सरकारी पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और सरकारी पद से इस्तीफा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए वे किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसे पहले अपनी नौकरी का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान अगर सरकार गलती से पहले ही गिर जाती है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री के कुछ कार्य हैं। सबसे पहला कार्य, मंत्रिपरिषद का निर्माण। मान के चलो अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मंत्रिपरिषद किसके अनुसार होनी चाहिए, मेरे अनुसार होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो प्रधानमंत्री होता है वो अपनी मंत्रिपरिषद क्या करता है, खुद बनाता है। नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं विश्वास मत। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसी परिस्थिति में जो बहुमत पार्टी यानी जो सबसे ज्यादा वोट लाने वाली पार्टी होती है उसे स्पीकर को यह है विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो क्या करेंगे, वो इस पद में अपनी भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए ये वो कहना चाहते हैं कि मतलब हम सरकार आपको बना के दिखाएंगे और कुछ टाइम दिया जाता है और फिर अन्य पार्टी के साथ सलाह मशवरा कर कर वो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार सरकार का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। अगर मैंने अपनी मंत्रिपरिषद बनाई है तो उसका हेड कौन होगा, मैं होऊंगा, और इसीलिए उस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में मैं भूमिका निभाऊंगा और सारे के सारे जो कार्य हैं वो सब किसको करने पड़ेंगे, मुझे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान मतलब यानी कि जो भी कार्यपालिका जो भी कार्य कर रही है, यानी कि जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उन सबके प्रधान के रूप में कौन अपनी भूमिका निभाता है, प्रधानमंत्री। और यही इनका सबसे बड़ा क्या होता है, रोल होता है। उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व यानी संसद के अंतर्गत जो केंद्र सरकार होती है उसका प्रतिनिधित्व, उसको लीड करने का कार्य किसका होता है, इसी का होता है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री संसद के अंतर्गत उसकी जो भी कह सकते हैं पूरी कैबिनेट होती है और उसके साथ साथ जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको आगे बढ़ाने का ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं और उनको स्पष्ट रूप से लीड करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे की जाती है। सबसे पहला, भारत में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। नागरिक होना चाहिए यहाँ का, उसे सदस्यता मिली होनी चाहिए, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। लेकिन याद रखना ये जितने भी व्यक्ति होते हैं, मंत्रिपरिषद जो होते हैं, ये प्रधानमंत्री जो होता है ना वो तो अपनी लिस्ट बना के दे देता है, लेकिन राष्ट्रपति उस लिस्ट में से कुछ लोगों को चुनकर क्या करता है, कुछ लोगों को चुनकर उन्हें मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्त कर देता है। प्रधानमंत्री के कुछ कार्य हैं और उसकी कुछ शक्तियां हैं। सबसे पहला, मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां। किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना है, कौन सा व्यक्ति उस मंत्रालय के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए कैपेबल है, ये सब जानने के लिए प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा व्यक्ति होता है और वही राष्ट्रपति को यह सूचना देता है कि मेरे इस व्यक्ति को यह मंत्रालय मिलना चाहिए, मेरे इस व्यक्ति को यह मंत्रालय मिलना चाहिए। तभी जाकर देश में एक स्थायी सरकार का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। नंबर 2 है संसद से संबंधित कार्य, यानी संसद से जितने भी संबंधित कार्य होंगे उसमें भी ये क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि संसद में जो कह सकते हैं लोकसभा, उसका नेतृत्व इसी के द्वारा होता है। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री होता है उसे स्पष्ट रूप से
अपनी लोकसभा के लिए सारे के सारे जवाब देने पड़ते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व, अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है दूसरे देशों के साथ भी अपने संबंध बनाता है, यानी दूसरे देश के साथ अपने संबंध बनाएगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कभी अमेरिका जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी रशिया जाते हैं, कभी स्पेन जाते हैं, पुर्तगाल जाते हैं, मतलब बहुत सारे देशों में वो दौरा कर रहे हैं ताकि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध क्या हो सके, अच्छे हो सके। तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री का ये भी कार्य होता है कि वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध क्या करे, अच्छे बनाए। नेक्स्ट है कार्यपालिका की शक्ति। किसकी शक्ति, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, कार्य करने की शक्ति, अर्थात यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति, यानी जो देश की सेना है उस पर किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है कि वो संसद के सत्र को कभी भी भंग कर सकती है और संसद को कभी भी इमरजेंसी में बुला सकती है। ये राष्ट्रपति के पास क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट है न्यायपालिका का प्रमुख। न्यायपालिका का प्रमुख ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि न्यायपालिका का जो प्रमुख होता है वो हमारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो इस प्रकार न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में भी ये क्या निभाते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संसद का सम्मान। राष्ट्रपति संसद का सम्मान करता है और संसद में बहुमूल्य नियमों को बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। ये उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री तथा गठबंधन का युग। भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका मैंने आपको पूरी बता दी है। गठबंधन की सरकार का युग अगर की हम बात करें तो गठबंधन की सरकार का जो युग हुआ था उसकी शुरुआत 1989 से हुई थी, जब कई सारी पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनाई। उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला है कि कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय पर उसने पहली बार यह डिसीजन लिया था कि हम मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे और बाकी अन्य पार्टियां मिलकर क्या करेगी, सरकार का गठन करेगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, गठबंधन सरकारें। यही पहला युग ऐसा था जिसमें गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई थी और हर व्यक्ति को कई पार्टियों के साथ मिलकर क्या करने का, सरकार का गठन करने का क्या मिल रहा था, मौका मिल रहा था। नंबर 2, क्षेत्रीय दलों की भूमिका। जो भी अन्य पार्टी थी, बड़ी बड़ी पार्टी थी, वो जब बहुमत नहीं ला पाती थी तो उन्हें अन्य पार्टी के साथ मिलकर क्या करना था, समर्थन प्राप्त करना था। और इस प्रकार छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ, विस्तार हुआ। उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है नई आर्थिक नीति। यह वही दौर था जब कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे किए थे और अमेरिका को हमारे देश में लेके आए थे। और अमेरिका ने हमारे देश में वैश्वीकरण के नाते कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और कई सारी बड़ी बड़ी कह सकते हैं एमएनसीज को यहां पर लाना शुरू किया, जिस कारण भारत में नई आर्थिक नीति का विस्तार हुआ और धीरे धीरे करके सबको आगे बढ़ने का मौका मिला। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में साफ तौर पर बताया गया, यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें ओबीसी समाज का मंडल मुद्दा हो गया, शाबानो केस हो गया, ठीक है, शाबानो केस जो 3 तलाक के ऊपर था, और इसके साथ साथ एक और था जिसे हम कहते हैं अयोध्या विवाद। इन तीनों विवाद जो चल रहे थे, ये तीनों जो मुद्दे थे, इनको पूर्ण रूप से सुलझाने की क्या की गई थी, कोशिश की गई थी। अब ये यूनिट भी मैंने आपका खत्म करवा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।